हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं बुक ऑफ एस्पर का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है। तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज की एपिसोड नंबर 792 और 793 का। ब्लैक फ्लेम चारों तरफ बेकाबू होकर फैल रही थी। झुओ फान धीरे धीरे जमीन पर उतर आया और उस उग्र काले अंधकार को घूरने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा एक्सपर्ट यूं ही बेखबर होकर किसी के वार का शिकार बन जाएगा। लेकिन जिस बात ने झुओ फान के मन को और बेचैन कर दिया वो ये थी कि उस आदमी के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, न कोई हैरानी, न ब्लैक फ्लेम के अचानक हुए हमले पर कोई प्रतिक्रिया। जैसा उसने सोचा था, ब्लैक फ्लेम तितर बितर हो गई और कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठे वही आदमी सामने आ गया। भले ही उसने इस नतीजे का अंदाजा लगा लिया था, लेकिन हकीकत में देखना फिर भी एक झटका था। ये ब्लैक फ्लेम कभी उसे धोखा नहीं देती थी, जिसे छू ले सब राख हो जाता, लेकिन इस बड़े आदमी का एक बाल भी नहीं जला पाई। वो आदमी हंसते हुए बोला, डिविन आई ऑफ द वॉइड, क्यूलिन स्ट्रेंथ और फिर ये ब्लैक फायर। सब कमाल की चीजें हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पूरी तरह तुम्हारे काबू में नहीं, अपनी असली ताकत नहीं दिखा पा रही। बच्चा, चालाकी इनलाइटेनमेंट नहीं होती। लौट जाओ। लौट जाऊं? झुओ फान का चेहरा गंभीर हो गया। तुमने किंगचेंग को आगे भेज दिया और चाहते हो मैं लौट जाऊं ताकि यहां मर जाऊं? ये नहीं होने वाला। मैं नहीं चाहता कि नीदर सी में हमेशा के लिए भटकता हुआ भूत बन जाऊं। झुओ फान फिर से उड़कर उठा। उसकी आंखों में काली चमक उभर आई। उसने 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं और विनाशकारी स्वॉर्ड एनर्जी इकट्ठा होने लगी। अपोकैलिप्टिक स्वॉर्ड, हेवन बुचरर। ये तलवार कला उसने स्वॉर्ड चाइल्ड से सीखी थी। 5 स्वॉर्ड आर्ट को मिलाकर बनाई अपोकैलिप्टिक स्वॉर्ड। ये काली मौत की लहर मानो पूरी सृष्टि की जान लेने आई हो। पहली बार उस बड़े आदमी की भौं थोड़ी हिली और वो हंसा। तो तुम सिर्फ चीजों का घालमेल नहीं, बल्कि स्वॉर्ड सॉवरेन की तलवारबाजी को अच्छी तरह समझ चुके हो और उसे पीछे भी छोड़ दिया है। लेकिन इससे कुछ बदलेगा नहीं। टारेंट्स फिस्ट। उस आदमी ने उंगलियों से नहीं, सीधा पंच मारा और उस काली लहर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जबरदस्त प्रतिघात ने झुओ फान को हजारों मील दूर उड़ा दिया। आदमी ने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और नीचे देखते हुए हंसा। सोच भी नहीं सकता था कि मैं भी चाल चलूंगा। स्पिरिट किंग के सामने एम्पर स्टेज की ताकत इस्तेमाल करूंगा। लड़के को मुझसे पार पाना चाहिए था, लेकिन मैं अपना मकसद पूरा नहीं कर पाया। उसने हाथ नीचे किया तो उस पर एक सफेद निशान था। झुओ फान उस भीषण ताकत से उड़ते हुए उस छेद से बाहर निकला जिसे उसने जलाकर बनाया था और जाकर किसी नरम चीज से टकराया। वो खड़ा रह पाया सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बड़ा हाथ उसे थामे हुए था। चारों तरफ बड़े बड़े सिर नजर आए जो उसे चिंता से देख रहे थे। सर, आप ठीक तो हैं? सर, क्या उसने आपको चोट पहुंचाई? सर, उस लड़की का क्या हुआ? वो कहाँ है? आसपास के स्पिरिचुअल बीस्ट बातें कर रहे थे, लेकिन झुओ फान का ध्यान उन दयालु सी बीस्ट पर नहीं था। उसने खड़े होकर अपने जख्म टटोले, लेकिन कोई चोट नहीं थी। उसने तो मुझे चोट ही नहीं पहुंचाई। उस प्रतिघात से तो अंदरूनी खून बहना तो तय था, अगर सीधा मर न भी जाता। झुओ फान हैरान था। उसने बीस्ट से पूछा, वो कौन है और इतना ताकतवर कैसे है? उसे हेवनली सॉवरेन, स्वॉर्ड सॉवरेन और क्यूलिन के बारे में इतना कैसे पता है? बीस्ट ने नजरें फेर लीं और सबकी बातें वहीं थम गईं। झुओ फान ने उन्हें घूरा। उसे समझ में आ गया कि ये लोग जानते हैं। उसने धमकी दी, क्या तुम लोग सीएओ को जिंदगी और मौत में सम्मान नहीं देते थे? मैं यहां उसके एनवॉय के तौर पर पूछ रहा हूं और तुम जवाब नहीं दे रहे। लॉर्ड सीएओ जानते हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते। एक बीस्ट ने जवाब दिया। बाकी सबने सिर हिलाकर हामी भरी। झुओ फान का चेहरा फड़क गया। ये लोग साफ तौर पर चुप रहने का हुक्म पा चुके हैं। दुश्मन और खुद को जानना ही जीत का रास्ता है। इतने ताकतवर ओपोनेंट के सामने ताकत से जीतना मुमकिन नहीं तो चालाकी ही रास्ता है, और वो तभी मुमकिन है जब सारी जानकारी हो। उसने फिर पूछा, अंदर का बड़ा आदमी इतना ताकतवर है, शायद सेंट, तो मैं एक मामूली स्पिरिट किंग होकर उसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। हाँ सर, ये कहना शायद ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी कहूंगा, उसके पास आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं है। अच्छा, वो कैसे? ही, वो हमेशा निष्पक्ष रहता है, खासकर स्टोन गेट और चुनौती देने वालों के मामले में। जैसे आप स्पिरिट किंग हैं, तो गेट धकेलने के लिए स्पिरिट किंग की ताकत ही लगेगी और आपको उसका ट्रायल पास करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो भी आपके साथ स्पिरिट किंग के स्तर पर ही लड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? झुओ फान शक में पड़ गया। सिर्फ एक दिखावे में उसने मुझे हजारों मील उड़ा दिया। ये तो सेंट की हद में आता है। बीस्ट मुस्कुराए। एक ही स्तर में भी बड़ा फर्क हो सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि कोई अपनी ताकत को कितना समझता है। लेकिन एक बात आप सही कह रहे हैं, जब वो स्पिरिट किंग था तब उसने एक सेंट को चुनौती दी थी। हारा तो जरूर, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जिंदा बाहर आ गया। फिर जब वो सेंट बना, उसने 112वें स्तर के स्पिरिचुअल बीस्ट को हरा दिया और कुछ समय के लिए पूरे बीस्ट जगत को काबू में कर लिया। बाद में लॉर्ड क्यूलिन आए, तब जाकर उसकी बराबरी हुई। झुओ फान चिल्ला उठा, क्यूलिन से ना हारना तो
वो स्पिरिचुअल बीस्ट जल्दी से अपना मुंह ढककर बोला, सर ये सब आपके अंदाजे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन झुओ फान गहरे सोच में डूब चुका था। उसकी नज़र उस विशाल गेट पर टिक गई। उसने गहरी सांस ली, उस नरम हथेली से कूदकर गेट के सामने जा खड़ा हुआ। उसने उस छेद को देखा जो उसने जलाकर बनाया था और मुस्कुरा दिया। फिर उसने अपने दोनों हाथ गेट पर रखे। उसका दाहिना हाथ फिर से लाल चमक उठा। बीस्ट ने हैरानी से पूछा, सर आप क्या कर रहे हैं? आपने तो गेट पार कर लिया था, अब तो आपको गार्डियन को चुनौती देनी चाहिए। मैंने गेट पार किया है, लेकिन अपना मन नहीं। झुओ फान ने मुस्कुराकर कहा, सीनियर सही कह रहे थे, चालाकी ही सब कुछ नहीं होती। गेट दिल की परीक्षा लेता है, इसमें चालबाजी की कोई जगह नहीं। झुओ फान ने आंखें बंद की, पूरा ध्यान खाली कर बस एक ही काम में लगा दिया, गेट को धकेलना। बड़े आदमी का कान फड़का और वो मुस्कुराया। वही है, घमंड और अहंकार छोड़ चुका है। इसमें गजब की समझ है। घंटों गुजर गए, गेट जरा भी नहीं हिला। 8 घंटे हो चुके थे, लेकिन वो जरा भी ढीला नहीं पड़ा। पसीने में भीगा हुआ, आंखें बंद किए। बीस्ट हैरान होकर देख रहे थे। गेट और आदमी एक जैसे लग रहे थे, दोनों में कोई हलचल नहीं। गेट हिल भी नहीं रहा तो फिर जिद क्यों? ऊपर से जितना देर लगेगी उतना ही शरीर कमजोर होगा, खासकर बिना आराम के। उन्होंने उसे समझाने की सोची, लेकिन झुओ फान की आंखें बंद ही रहीं, तो उन्होंने हार मान ली। अचानक आई आवाज से बीस्ट उछल पड़े। उन्होंने देखा कि गेट हिल रहा है, धूल झड़ रही है। उन्होंने झुओ फान की तरफ देखा। उसका लाल चमकता हाथ अब मंद हो गया था, फिर भी उसकी आंखें बंद थीं। हाथ ढीले थे, लेकिन गेट गड़गड़ाहट के साथ खुल रहा था। झुओ फान ने आंखें खोलते ही मुस्कुराया, अंदर गया और बड़े आदमी के सामने पहुंचकर हल्का सा पंच मारा। एक ताकत सीधी उस आदमी के चेहरे की तरफ गई और उसे पहली बार पंच मारकर रोकना पड़ा। टकराते ही हजारों मील तक सब कुछ ढह गया, यहां तक कि जमीन भी, और गेट के बाहर का नेदर सी भी उबलने लगा, जिससे सी बीस्ट बेकाबू हो गए। बड़े आदमी की कुर्सी बीच से फट गई। वो झुओ फान को देखकर बोला, तुम जीत गए, तुमने ये ट्रायल पास कर लिया। धन्यवाद सीनियर, आपके मार्गदर्शन के लिए। झुओ फैन ने उस बड़े आदमी को झुककर सलाम किया। अब उसने अपनी पहचान के बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं की। बड़ा आदमी पास आकर बोला, जब ताकत हद से ज्यादा हो जाती है तो वो हिंसा में बदल जाती है, और जब हिंसा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो अत्याचार में बदल जाती है। अत्याचार किसी भी चीज को तोड़ सकता है, यहां तक कि इस दुनिया को भी। मगर ऐसा उफान हमेशा के लिए नहीं रहता। आखिर में थकावट आती है, और ताकत की थकावट रास्ते के अंत का संकेत देती है। इस तरह हर अत्याचार का असली स्रोत होता है शांति। पानी की तरह शांत रहो, और जब मौका आए तो तूफान की तरह बह जाओ। जब बेचैनी खत्म हो जाए तो फिर से सुकून लौट आए। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? झुओ फैन ने सिर हिलाया। शांति के समंदर में हिंसा की लहरें उठती हैं। तूफान गुजर जाता है, मगर हल्की हवा हमेशा रहती है। अत्याचार का असली रास्ता विनाश नहीं, बल्कि दुनिया में शांति है। बड़े आदमी ने हंसते हुए कहा, वाकई आदमी की समझ बूढ़े के बड़बड़ाने से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। यह सबूत है कि तुम फर्स्ट ट्रायल पास कर चुके हो। उसने 2 उंगलियों से झुओ फैन के माथे को छुआ और एक पल के लिए रंग बिरंगी रोशनी चमकी। झुओ फैन कांप उठा। उसका मन खाली हो गया और सारी समझ उसके दिल को फिर से बड़ा बना गई। सीनियर, दूसरा ट्रायल किस तरफ है? झुओ फैन ने खुद को संभालते हुए पूछा। बड़ा आदमी मुस्कुराया, उसका कंधा पकड़ा और हवा में फेंक दिया। चलो, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। हा हा हा, हवा की तेज आवाज के साथ। झुओ फैन की चीख दूर जाती रही। बड़ा आदमी सिर हिलाकर खड़ा था। तभी उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी आया। ये वही बूढ़ा था जिससे झुओ फैन नेदर सी के किनारे मिला था। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट ने उसे ठुकराया नहीं। उसने अभी अभी अत्याचार के रास्ते पर कदम रखा है, मगर उसे ये मिल गया। बड़ा आदमी ने सांस छोड़ी। बूढ़े ने सिर हिलाया। इस तरह हमारी योजना में आखिरकार उम्मीद दिखने लगी। अचानक नेदर सी के ऊपर जोरदार धमाका हुआ और समुंदर उफान मारने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और गंभीर हो गए। एक हेवनली सॉवरेन समुंदर की गहराई में अंधेरे में कुछ जोर से टकराया और 2 मीटर ऊंचा लकड़ी का दरवाजा चूर चूर हो गया। मैं कहाँ हूं? झुओ फैन ने खड़े होकर अपने कपड़े झाड़े और इधर उधर देखा। काली धुआं उठी और उसके सामने आकर बोली, इतने युगों बाद आखिरकार मैं किसी को दूसरे ट्रायल तक पहुंचते देख रहा हूं। हा हा हा। झुओ फैन डर के मारे 100 मीटर दूर कूद गया। पीछे मुड़कर देखा तो बस काला कुहासा था। सीनियर, क्या आप दूसरे गार्डियन हैं? सोचते हुए कि यह भी कोई मशहूर होगा, झुओ फैन ने झुककर सलाम किया और उस टूटी हुई गेट को देखा। क्या यह दूसरे ट्रायल का गेट है? क्या मैं इसे पार कर चुका हूं? काले कुहासे ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, और क्या कहोगे जब तुम सीधा गेट तोड़कर आए हो? अच्छा सीनियर, अब आगे क्या करना है? ये ट्रायल कैसे पास करूं? मुझे हरा दो, पहले ट्रायल की तरह ही, झुओ फैन ने पुकारा। काली ऊर्जा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं उस गंवार की तरह ईमानदार और नेक नहीं हूं जो तुम्हें वार्म अप दे दे। मैं ज्यादा सीधा हूं।
इस ट्रायल में तुम्हारी जान दांव पर है, या तो पास करोगे या यहीं दफन हो जाओगे। जुओ फैन के होश उड़ गए। पहले ट्रायल में गार्डियन बड़े लोग थे। बड़े आदमी का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने एक नया रास्ता दिखाया था। मगर ये तो सीधा जानलेवा लड़ाई की बात कर रहा था। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, मैं कैसे जीतूंगा? सीनियर, कोई नियम है क्या? आप लड़ते वक्त स्पिरिट किंग पर ही रहेंगे? हाँ, तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं उस गवार की तरह बातूनी नहीं हूं। मैं तो पूरा जोर लगाऊंगा। हाँ। ये लो। काला कुहासा तीर बनकर सीधा जुओ फैन पर आ गया। वो संभल भी नहीं पाया और वो उसके आर पार हो गया। फिर काला धुआं उसके शरीर से निकलने लगा और एक काला साया उसकी पीठ पर आ गया। जुओ फैन बिल्कुल उलझन में था, मगर एहतियातन वो उस आदमी से दूर कूद गया और दूर से जो देखा तो हैरान रह गया। हाँ, मैं ही हूं। साये ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और वही चेहरा दिखाया जो उसका खुद का था। साया पूरा उसी में बदल गया। सिर्फ शक्ल ही नहीं बल्कि अंदाज भी एकदम वैसे ही थे जैसे उसके खुद के। जुओ फैन को लगा जैसे वो आईने में खुद को देख रहा हो। जुओ फैन हल्का सा हंसा। सीनियर, ये क्या है? यह है दूसरा ट्रायल, खुद को जानो। साया हंसते हुए बोला, मैं तुम पर ज्यादा जोर नहीं डालूंगा, तुम्हारी ही ताकत का इस्तेमाल करूंगा। लोग कहते हैं इंसान खुद को सबसे ज्यादा जानता है, मगर मैं कहता हूं मैं भी तुम्हें जानता हूं। अब बताओ, जीत कौन जाएगा? हाँ। जुओ फैन ने हिसाब लगाया और अपना मन शांत किया। अपने आप से लड़ना अजीब था, मगर कम से कम ताकत बराबर थी। थोड़ी चालाकी से वो जीत सकता था। उस अजीब बूढ़े के सामने अगर वो पूरा जोर भी लगाता तो जीतना मुमकिन नहीं था। इस तरह ये ट्रायल पहले से आसान लग रहा था। जुओ फैन ने हाथ उठाया। पहले आप। काफी शांत हो तुम। वो मुस्कुराया। तुम सोच रहे हो जीत तुम्हारी जेब में है। हाँ, मगर मैं कहता हूं कि आखिर में हर कोई खुद से हार जाता है। जिंदगी भर चाहे कितनी भी ताकत हो, असली ओपोनेंट खुद इंसान ही होता है। उस आदमी की आंखों में चमक आई। उसने उंगली हिलाकर कहा, अपोकलिप्टिक स्वॉर्ड। काली स्वॉर्ड वेव सीधी जुओ फैन की तरफ आई। जुओ फैन घबरा गया। ये मेरी स्किल्स भी कॉपी कर रहा है। अपोकलिप्टिक स्वॉर्ड आर्ट तो मैंने बाकी 5 स्वॉर्ड आर्ट के इंसाइट से बनाई थी। मैंने इसे अभी सीखा है। अगर सामने वाला स्वॉर्ड सॉवरिन भी हो तो उसे सीखने में वक्त लगेगा। ये तो नामुमकिन है। तलवार इंसान के इंसाइट से बनती है, ये कैसे? सोचने का समय नहीं था, क्योंकि जानलेवा लहर आ चुकी थी। उसने भी 2 उंगलियां बढ़ाकर अपोकलिप्टिक स्वॉर्ड आर्ट से जवाब दिया। दोनों हमलों के टकराने से चारों तरफ धमाका हुआ और समुंदर उबलने लगा। जुओ फैन 2 कदम पीछे हट गया, जबकि दूसरा वहीं खड़ा रहा। ये कैसे हो सकता है? क्या इसकी ताकत मेरी जैसी नहीं है? फिर ये जीत कैसे गया? वो हंसा। कहते हैं तुम खुद को सबसे ज्यादा जानते हो, मगर असल में तुम खुद से सबसे ज्यादा अनजान हो। जुओ फैन, अब भी सोचते हो तुम जीत सकते हो? जुओ फैन गंभीर हो गया। उसकी आंखों में सावधानी आ गई। उसकी आर्ट्स कॉपी हो चुकी थी, ताकत भी, मगर सबसे खतरनाक ये था कि वो उसे उससे भी ज्यादा जानता था। जीतना आसान नहीं होगा। जुओ फैन ने अपना सबसे बड़ा ओपोनेंट पा लिया। वो गायब हो गया और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। जुओ फैन घबराया, क्योंकि उसके दाहिने आंख में सुनहरी चमक थी। ये तो डिवाइन आई ऑफ द वॉइड। वो चमक 2 घेरों में बदल गई और बाईं आंख में ब्लैक थंडर फ्लेम जल उठी। ये तो मेरा थंडर फ्लेम वॉइड अनाइलेशन। जुओ फैन पसीने से भीग गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो दिन भी आएगा जब उसकी अजय स्किल उसी पर चलाई जाएगी। साय ने हंसते हुए वही बेरहम नजर दिखाई जो वो खुद अपने दुश्मनों पर डालता था। मौत सामने थी, लेकिन जुओ फैन ने भी उसी जानलेवा वार से जवाब दिया। उसकी आंखों में एक सुनहरी और एक काली चमक उठी और उसने अपनी थंडर फ्लेम वॉइड अनाइलेशन छोड़ दी। गूंजती धमक के साथ काली लपटें चारों ओर घूमने लगीं, यहां तक कि पानी को भी जलाकर खत्म कर दिया। जुओ फैन 1000 मीटर दूर जा गिरा। आंखें जल रही थीं और खून बह रहा था, लेकिन वो नकली। मन में उसने सोचा, ये अब भी उसी जगह खड़ा है और मेरा मजाक उड़ा रहा है। जुओ फैन का दिल डूब गया। ये तो किसी भगवान जैसा है, मेरी सारी कलाएं जानता है और मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। जितना लड़ाई लंबी चलेगी उतना ही हाल बुरा होगा। जुओ फैन फंस चुका था। नकली हंसते हुए बोला, कहाँ गया वो सारा घमंड तुम्हारा? क्या तुमने नहीं सोचा था कि ये पहली ट्रायल से आसान होगा? जुओ फैन ने कहा, सीनियर, आप इतना क्यों कर रहे हैं? आपको इससे क्या मिलेगा? नकली बोला, ओह, तुम अभी भी सोचते हो कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं? हाँ। वो मुस्कुराया। क्या तुम्हें पता है मैं कितने समय से इस जगह में हूं? बिना शरीर के मैं इस नेदर सी में हमेशा के लिए फंसा हूं। जुओ फैन ने पूछा, क्या नेदर सी में पुनर्जन्म नहीं होता? आपने कोशिश क्यों नहीं की? नकली की आंखें जहरीली हो गईं। मुस्कान में मजाक था। पुनर्जन्म का मतलब सब कुछ छोड़ना है। मेरे लिए ये नामुमकिन है। मैं जिन चीजों से चिपका हूं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। मेरा अपना तरीका है, बिना पुनर्जन्म के ही दोबारा जन्म लेना। मैं बस किसी इंसान की आत्मा को खत्म कर उसका शरीर ले लूंगा। अफसोस, अब तक ऐसा कोई यहां नहीं आया। लेकिन अब तुम हो।
मैं तुम्हारी आत्मा मारकर तुम्हारा शरीर ले लूंगा और फिर जन्म लूंगा। ही। ये कहकर नकली पागलों की तरह हंसते हुए जुओ फैन की ओर झपटा और सनरिंग सोर्ड, हेवन सीलिंग सोर्ड, सोरिंग सोर्ड, वॉल्टिंग सोर्ड और डेसिमेटिंग सोर्ड की वारों की बौछार कर दी। जुओ फैन बार बार पीछे कूदा, मौत के तूफान से बचते हुए। हर बार की नज़दीकी टक्कर और तलवार की मार से उठती गहरी खून की प्यास ने उसकी रूह तक को कांप दिया। 3 स्वॉर्ड वेव ने उसे भेद दिया, एक एक करके दोनों हाथों में और एक कंधे में। दर्द इतना था जैसे आत्मा तक कट गई हो। जुओ फैन अब इस दर्द का आदी हो गया था, लेकिन मसला ये था कि इस बेरहम नकली का सामना कैसे किया जाए। तभी उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने सोचा, नकली ने मेरी सारी कलाएं ले ली हैं, लेकिन क्या उसने मेरी हाल ही की समझ भी ले ली है। जुओ फैन तलवार ऊर्जा की बारिश में रुक गया, मन को शांत किया। अत्यधिक शक्ति में अत्याचार एक पल में सब कुछ मिटा देता है। किलिंग फिस्ट। उसने पंच मारा, जिसकी नोक पर चमकदार लाल विस्फोट हुआ। उसके चारों ओर की जगह मुड़ गई, नेदर सी उबल पड़ी। भयानक ताकत सबको कुचलते हुए नकली की ओर बढ़ी। तलवार की ऊर्जाएं भी इसके सामने टिक न सकीं। पहली ट्रायल में जो अत्याचारी राह उसने सीखी थी, वो किलिन की ताकत के साथ इतनी मेल खाती थी कि सेंट से भी भिड़ सके। लेकिन नकली ने बस मुस्कुराकर उसी तरह पंच मारा, बिल्कुल वही हरकतें जो जुओ फैन ने की थीं। वो चौंक गया, ये इसे भी कॉपी कर सकता है। नकली बोला, मैंने कहा था ना, मैं तुम हूं। जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है, लेकिन मैं ज्यादा ताकतवर हूं। दोनों पंच टकराए, पानी खौल उठा, काले दरारें चारों ओर फैल गईं, लेकिन सबसे बड़ा झटका सीधे जुओ फैन की ओर आया। नकली ने उसका वार फिर से कुचल दिया। जुओ फैन यकीन नहीं कर पा रहा था। क्या मैं किसी नकली के सामने इतना बेबस हूं? झटके ने उसे आधा मील दूर फेंक दिया, पूरा शरीर दर्द से भर गया, कमजोरी छा गई। जमीन पर गिरते ही वो उठ भी न सका। उसने सोचा, बस एक यही राहत है कि मैं आत्मा हूं, वरना अब तक चूर चूर हो चुका होता। नकली उसके सामने आ पहुंचा, चेहरे पर दरिंदों जैसी हंसी। हा, तुम हार गए और ट्रायल पास नहीं कर पाए। अब मैं तुम्हारी आत्मा लेकर नया जन्म लूंगा। जुओ फैन हाफते हुए उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर गिर गया। उसने आंखें बंद कर दी, हार मान ली। नकली और जोर से हंसा और उसका हाथ जुओ फैन के सिर पर रखा। मन में आवाज आई, खत्म हो गया जुओ फैन। जुओ फैन ने आंखें खोली, दायां आंख सुनहरी 8 अंगूठियों से चमक उठा। नकली के सीने में एक छेद हो गया, वो वहीं जम गया। जुओ फैन ने कांपते हाथ से उसे घूरा। क्या तुम्हारे पास मेरी सारी कलाएं और ताकत नहीं थीं? क्या तुम्हें नहीं पता, डिवाइन आई ऑफ द वॉइड 8th स्टेज से मैं अपने किसी भी वार को जगह बदलकर तुम पर भेज सकता हूं। नकली कराहा, फिर मुस्कुराया। जाहिर है पता था, बस परवाह नहीं की। जुओ फैन ने सख्ती से देखा। नकली बोला, नीचे देखो। जुओ फैन ने देखा, उसके अपने सीने में भी एक सांस लेता छेद था, बिल्कुल नकली के जैसे। नकली का सीना भरने लगा, जबकि जुओ फैन हैरान था। नकली हंसा, मैंने कहा था ना, मैं तुम हूं। मुझे चोट पहुंचाना खुद को चोट देना है। मुझे मारोगे तो खुद मरोगे। जो भी नुकसान मुझे दोगे, खुद को दोगे। तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। जुओ फैन कांप उठा, ये कैसे हो सकता है? तो फिर तुम मेरे दिए सारे घाव कैसे झेल रहे हो? नकली ने घमंडी मुस्कान दी। जुओ फैन उलझन में पड़ गया, समझ नहीं पा रहा था क्या करे। मैं नकली को चोट नहीं पहुंचा सकता, वो मुझसे भी ताकतवर है। ये ट्रायल है, तो जरूर कोई रास्ता होगा इसे पास करने का। वो गहरी सोच में डूब गया। नकली 100 मीटर ऊपर तैरते हुए बोला, मैं अलविदा, अब से मैं जुओ फैन हूं। हा। जुओ फैन अब भी सोच में था, जबकि मौत का वार उसकी ओर आ रहा था। उसने सोचा, इसके पास मेरा डिवाइन आई ऑफ द वॉइड और अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम भी है, यहां तक कि मेरा हाल का टिरानिकल फिस्ट का ज्ञान भी। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। कोई और मेरे ज्ञान को इतनी पूरी तरह नहीं रख सकता, यहां तक कि कोई सॉवरन भी नहीं। जुओ फैन ने ऊपर देखा, वही चेहरा, क्रूर मुस्कान, और उसने दांव खेला। नकली की तलवार ने उसके सीने को चीर दिया और दोनों शरीर टकरा गए, सिर आमने सामने। नकली जीतकर भी खुश नहीं था, जबकि जुओ फैन शांत था। नकली ने पूछा, कब जाना तुम्हें? जुओ फैन ने कहा, अभी। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, वरना मुझे चोट लगती है। इसका मतलब हम एक ही हैं। तुम खुद बार बार कह रहे थे कि तुम मैं हो जुओ फैन। तुम जीत गए जुओ फैन। लगता है इस बार मैं तुम्हारा शरीर लेकर दोबारा जन्म नहीं ले पाऊंगा। हा। नकली काले धुएं में बदलकर जुओ फैन के अंदर समा गया। जुओ फैन की आंखें धुंधली हो गईं। होश आने पर उसने खुद को बैठा पाया, एक टूटी लकड़ी के फाटक के सामने। आसपास लड़ाई का कोई निशान नहीं था। उसकी परछाई उड़कर 3 मीटर दूर एक काले कपड़ों वाला आदमी बनी और बोली, जुओ फैन, तुम पास हो गए। धन्यवाद सीनियर। जुओ फैन उठकर साय के सामने झुक गया। सीनियर, क्या जो कुछ भी हुआ वो सब इल्यूजन्स था? हाँ और नहीं। इसका मतलब? इल्यूजन झूठा होता है, लेकिन उसके अंदर की बातें सच भी हो सकती हैं और झूठी भी। वो सब तुम्हारे दिल के शक थे। जुओ फैन ने पूछा, अगर मैं वहां मर जाता तो क्या अब भी मर जाता? हाँ और नहीं। इसका क्या मतलब?
जुओ फैन मर जाता और जो जिंदा रहता। जुओ यिफान ने बात पूरी की, मतलब मेरा अभी का रूप मर जाता और पुराना मैं फिर से जन्म लेता। साय ने सिर हिलाया। तुम ऐसे कह सकते हो, लेकिन मरना कहना कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि तुम दोनों एक ही हो। जो बचता वही दिल पर काबू रखता। क्या डिमोनिक एम्परर जुओ यिफान और अभी का जुओ फैन का दिल एक है? जुओ यिफान ने सिर हिलाया। जुओ फैन तो मॉर्टल डोमेन से आया और जुओ यिफान सीक्रेट डोमेन का जीनियस था। उनके दिल बहुत पहले अलग हो गए। फिर तुम अब भी उसे क्यों मानते हो? साय ने मुस्कुराकर कहा, जब दिल अलग होते हैं तो रास्ते भी अलग हो जाते हैं। तुम दोनों एक ही जगह रहते हो तो टकराव होगा, और टकराव से इनर डीमंस पैदा होते हैं। तुम उसे हटाने के बजाय अपनाते हो। जुओ फैन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। दिल बदल सकते हैं, लेकिन अच्छा हो या बुरा, मैं कभी नहीं नकार सकता कि मैं कौन था। आज जो रास्ता मैं चल रहा हूं वो उसके छोड़े हुए निशान पर बना है। उसे नकारना मतलब अपने भविष्य को खत्म करना। जैसे मेरा वार मुझे लगा उसे नहीं, क्योंकि हम एक हैं। कमाल है, साय ने चमकते हुए कहा। बहुत से सेंट्स ताकत पाकर अपने अतीत से मुंह मोड़ लेते हैं या उसे पूरी तरह मिटा देते हैं, सिर्फ सॉवरेन स्टेज पाने पर ध्यान देते हैं। लेकिन ये सच नहीं देखते कि ऐसा करने से वो खुद को नष्ट कर देते हैं। हर इंसान का रास्ता उसके पहले कदम से ही निशान छोड़ता है। इस निशान को मिटाने से यात्रा खत्म करने का मौका भी खत्म हो जाता है। इसीलिए इतने सेंट्स होते हैं, लेकिन सॉवरेन स्टेज तक पहुंचना गिने चुने ही कर पाते हैं। धन्यवाद सीनियर फॉर योर गाइडेंस। जुओ फैन झुक गया। साय ने तैरते हुए जुओ फैन के माथे पर उंगली रखी, जो रंग बिरंगी रोशनी बिखेर रही थी। अगर मेरे सामने जुओ यिफान होता तो मैं तुम्हें वापस भेज देता। अच्छा हुआ ये जुओ फैन है और तुमने परीक्षा पास कर ली। जुओ फैन ने महसूस किया कि उसका दिल और साफ हो गया है और समझ और गहरी हो गई है। उसे एहसास हुआ कि वो दिल और दिमाग दोनों में बढ़ चुका है। सीनियर, क्या मैं तीसरी परीक्षा में जा सकता हूं? जरूर, चलो मैं तुम्हें भेज देता हूं। एक इशारे से जुओ फैन के सामने काला दरवाजा आ गया। उसने उसे ध्यान से देखा, लेकिन तभी किसी ने उसे अंदर धक्का दे दिया। साय ने फिर हाथ हिलाया और दरवाजा गायब हो गया। सी क्रॉस करने वाले बूढ़े और बड़ा आदमी उसके पास आ गए। जुओ फैन के गायब होते ही सिर हिलाया। वो फिर पास हो गया। मुझे डर था कि वो पुराना जिद्दी रास्ता चुन लेगा। हाँ, क्योंकि अभी का जुओ फैन भी पहले का जुओ यिफान है। साय ने सांस छोड़ी और खुश हुआ। मुझे भी चिंता थी कि वो जुओ यिफान बन जाएगा और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जुओ यिफान एकदम से डिमोनिक कल्टीवेटर का उदाहरण है, जिद्दी और संकीर्ण सोच वाला। वो डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का असली सार नहीं समझ सकता और न ही हमारे रास्तों को अपना सकता। अगर जुओ फैन ने अपने पुराने रूप को नकार दिया होता तो वो भी उतना ही संकीर्ण हो जाता और उसका दिल बंद हो जाता। अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ। दोनों ने सिर हिलाया। बहुत लोग जो खुद करते हैं उसे सही मानते हैं और वही करने वाले दूसरों को गलत ठहराते हैं। उन्हें एहसास नहीं होता कि सामने वाला भी उनका ही प्रतिबिंब है। दुनिया अपने आप से लड़ते हुए मूर्खों से भरी है। हमारी मेहनत रंग लाई है क्योंकि जुओ फैन ने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया और डाओ के और करीब पहुंचा। अभी कुछ कहना जल्दी होगा। नेदर सॉवरेन की परीक्षा से पहले एक आखिरी ट्रायल बाकी है। थोड़ी भी चूक हुई तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी और आखिरी जीत हेवनली सॉवरेन की होगी। बड़ा आदमी गंभीर था, जबकि बाकी ने सांस छोड़ी। तीनों ने आसमान की तरफ देखा और तन गए। हम 4 सॉवरेन पाथ्स इतने सालों से नेदर सी को हेवनली सॉवरेन से बचाए हुए हैं, लेकिन हमारे 2 आगे बढ़ चुके हैं। अब पता नहीं ये नेदर सी उसकी मार कब तक सह पाएगी। बस उम्मीद है कि सभी विरासतें पूरी तरह आगे बढ़ जाएं। ऊपर से फिर गरज हुई। पूरा समुद्र उथल पुथल करने लगा और समुद्री जीव भागने लगे। जुओ फैन फिर जमीन पर आ गिरा। ये जगह पिछली से भी अजीब थी। यहाँ चक्री, लकड़ी के घोड़े, झूले, हिलने वाली कुर्सियां और न जाने कितने खिलौने थे। जुओ फैन का चेहरा पड़क गया। पहली परीक्षा में विशाल पत्थर का दरवाजा था जिसे खोलना लगभग नामुमकिन था। वहां मुझे अत्याचारी रास्ता मिला। दूसरी परीक्षा में अपने पुराने रूप का सामना करना पड़ा ताकि दिमाग को मजबूत किया जा सके। वो सीनियर्स अपने अपने तरीके में बड़े अजीब थे और ताकतवर भी। तो फिर तीसरी परीक्षा में क्या है? एक खेल का मैदान? मैं तो ये सामान 100 साल पहले यंग सांजी के लिए भी नहीं लाता। जुओ फैन फिर भी चौकस रहा। कोई नजर ना आने पर पुकारा, क्या ये तीसरी परीक्षा है? सीनियर, सामने आ सकते हैं? जुओ फैन ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई आदमी नजर नहीं आया। एक साया उसके पीछे से गुजरा। जुओ फैन चौंक गया। पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। फिर कोई पीछे आया और वो घूम गया, लेकिन फिर भी कोई नहीं। सीनियर, अब बस कीजिए। आपके पास इतनी ताकत है कि खेल खेल में मुझे मार सकते हैं। हा, मैं तो बोरियत से मरने वाला हूं। इतनी सदियों से अकेला हूं। चिंता मत करो, मैं तुमसे जल्दी नहीं थकूंगा। एक बच्चे की आवाज गूंजी। जुओ फैन सिहर उठा, पीछे देखा, लेकिन फिर भी कोई नहीं। सीनियर, क्या तीसरी परीक्षा पास करने के लिए आपको हराना होगा? मुझे क्यों हराना? बच्चा हंस पड़ा। अगर तुम पास होना चाहते हो तो खेल है छुपन छुपाई। तुम मुझे ढूंढ लो और पास हो जाओ। छुपन छुपाई?
जुओ फैन ने भौहें चढ़ाईं। क्या ये बस यूं ही नहीं हो गया? तुम ऐसा सोचते हो? बच्चा बोला। तो चलो लकड़ी के गुड्डों से खेलते हैं, जीत गए तो पास। धत्त तेरे, अब तो बात ही बदल गई। इसमें तो कोई तर्क नहीं। बाकी दो सीनियर से अलग ये तो बिल्कुल बेतरतीब है। क्या ये तीसरी परीक्षा का गार्डियन है? जुओ फैन का चेहरा फड़क गया और सिर हिलाया। सीनियर, मजाक मत कीजिए, मैं सच में पास होना चाहता हूं। लेकिन क्या ये आपके स्तर से नीचे नहीं है? मेरे स्तर से नीचे? तुम जैसे बड़े आदमी को मुझसे इज्जत चाहिए। एक आकृति अचानक सामने आई। 8 साल का बच्चा। हालांकि वो ऐसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझ थी, चेहरे पर घमंड था और वो ऊपर से जुओ फैन को देख रहा था। जुओ फैन को अजीब सा महसूस हुआ, जैसे फिर से यंग सांजी से मुलाकात हो गई हो। उसे तब यंग सांजी को भी सीनियर कहना चाहिए था, लेकिन इतने छोटे शरीर और दिमाग वाले को सीनियर कहना बहुत मुश्किल था। ओह, सीनियर भी कोई डेड सीक्रेट बीस्ट है क्या? मैं तो पूरा इंसान हूं। बच्चे ने मुंह फुला लिया और जीभ निकाल दी। भाई, कभी सुना है प्राचीन काल का बेस्ट टैलेंट? बेस्ट टैलेंट? जुओ फैन ने सोचा, क्या वो हेवनली सॉवरेन नहीं? वो तो 10 सॉवरेन्स में पहला है। उसकी कल्टिवेशन सबसे बड़ी है, लेकिन वो बेस्ट टैलेंट नहीं है। बच्चा अकड़कर बोला। टैलेंट मतलब जवान उम्र में श्रेष्ठ होना, जवानी में उपलब्धियां हासिल करना और बुढ़ापे तक हावी रहना। देखो मुझे, मेरा रूप, मेरी हमेशा की जवानी। क्या मैं एक श्रेष्ठ युवक नहीं हूं? हेवनली सॉवरेन मेरा क्या बिगाड़ेगा? वो तो अपनी 20 साल की उम्र में ही रुका है। मतलब उसे सफलता 20 में मिली और तब कल्टिवेशन इतनी हो गई कि बूढ़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने तो ये सब 8 साल में पा लिया। अब बताओ, जीनियस कौन है? जुओ फैन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से बोला, मैंने सुना है कि 10 सॉवरेन्स में आखिरी वाला चाइल्ड सॉवरेन है जिसने अपनी राह बचपन में ही पाली थी। क्या हो सकता है कि आप? अरे, वो आखिरी वाला हिस्सा छोड़ दो। चाइल्ड सॉवरेन का चेहरा हल्का सा फड़क गया और वो ताने मारते हुए बोला, हम सब सॉवरेन्स हैं और फिर भी एक दूसरे की पीठ पीछे बातें करते हो। खासकर वो 3 जो बिना शर्म के खुद को सॉवरेन्स में सबसे ऊपर कहते हैं, और जब मेरी बारी आती है तो मुझे सबसे छोटा कह देते हैं। तुम अल्टीमेट टैलेंट जैसा नाम नहीं दे सकते थे क्या? तुम मुझे मेरे रूप के कारण कम समझते हो? जुओ फैन हल्का हंसते हुए झुककर बोला, माफ करना सॉवरेन, लेकिन फिर भी आप सॉवरेन हैं। वो दर्जा जिसे पाने की ख्वाहिश सबको होती है, पर कोई पा नहीं सकता, चाहे उन्हें छोटा सा खिताब ही क्यों न मिले। मुझे तुम्हारे मुंह से ये सुनना पसंद नहीं। मैं बाकी 9 से इतना भी बुरा नहीं हूं। चाइल्ड सॉवरेन ने नथुने फुलाते हुए ठंडी नजर से जुओ फैन को देखा। दोस्त, क्या तुम यहां ट्रायल पास करने आए हो? तो घर लौट जाओ, तुम ये कर नहीं पाओगे। मैंने तो कोशिश भी नहीं की। तुम अब भी पूछ रहे हो क्यों? क्योंकि तुमने वो खिताब लिया है, इसलिए। हाँ, तुमने मुझे आखिरी कहा तो मैं तुम्हें नेदरसी में तब तक रखूंगा जब तक तुम सड़ ना जाओ। जुओ फैन ने लंबी सांस ली। चाइल्ड सॉवरेन भले ही बच्चा दिखता है, लेकिन वो अनगिनत युगों से सॉवरेन है, बुसैंटोंग जैसा नहीं। तो फिर ये अब भी ऐसे कैसे बर्ताव कर रहा है? आखिर ये सॉवरेन बना कैसे? इसका रास्ता क्या था? खैर, ये तो मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा है। वैसे भी मैंने पहले भी छोटे सैंजी के साथ ये झेला है। शायद मैं इस छोटे सॉवरेन को मना ही लूं। आखिर क्या वजह है कि इतने सालों बाद भी ये वैसे ही है? वो सॉवरेन, ये बस जुबान फिसल गई थी। सच तो ये है कि बाकी सबसे ज्यादा लोग आपकी इज्जत और तारीफ करते हैं। जुओ फैन ने हंसते हुए खुशमिजाज चेहरा बनाकर चापलूसी की। इतिहास में आपसे ज्यादा टैलेंट वाला कोई नहीं हुआ है। कितने साल हो गए किसी नौजवान ने अपनी राह पाई हो? मेरे गोद लिए बेटे गु सेंटोंग को भी सीक्रेट बीस्ट होने की वजह से इतनी ताकत मिली थी, लेकिन वो भी आखिरकार बड़ा हो गया। पर सिर्फ आप ही हैं जो हमेशा जवान रहकर बाकी सभी सॉवरेन्स को मात दे सकते हैं। बाकी तो आपकी टैलेंट से जलते हैं, इसलिए आपको आखिरी कहते हैं, लेकिन मेरे लिए आप पहले हैं। चाइल्ड सॉवरेन ने चौड़ी मुस्कान दी। सच में? आप और मेरे होने से भी ज्यादा सच है। सिर्फ आपकी जवानी जैसी शक्ल देखकर बाकी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे तो जल जल कर मरते होंगे। हा हा हा। जुओ फैन हल्का मुस्कुराते हुए बात बढ़ाता रहा। इतनी कम उम्र में अपनी राह पाना वाकई अद्भुत था, लेकिन कोई भी सदा के लिए एक नाक बहाते बच्चे के रूप में फंसा नहीं रहना चाहेगा। चाइल्ड सॉवरेन की टैलेंट बेमिसाल थी, लेकिन वो इसी रूप में अटका था और खुद को समझा बुझा रहा था। और भला बाकी सॉवरेन्स क्यों एक नाटे से जलेंगे? जुओ फैन भी ऐसा होना नहीं चाहेगा। चाइल्ड सॉवरेन ने सिर हिलाया और अपने नाम के मुताबिक सीधा साधा था। थोड़ी चापलूसी ही काफी थी। सही है दोस्त, तुम्हारी नजर अच्छी है। तो तुम पास होना चाहते हो? मैं मदद कर दूंगा। चूंकि तुम मुझे इतना पसंद करते हो, मैं तुम्हें बिना परेशानी के जाने दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये ट्रायल नेदर सॉवरेन की तरफ से देख रहा हूं। मुझे अपना हिस्सा निभाना होगा, वरना वो बाद में ताने मारेगा। कृपया करें सीनियर। जुओ फैन खुश हुआ। बाकी ट्रायल्स तो खतरनाक थे, लेकिन दोनों में उसे कुछ न कुछ बढ़िया मिला था। आखिरी ट्रायल भी वैसा ही होना चाहिए और वो इसका इंतजार कर रहा था। चाइल्ड सॉवरेन ने चमकते हुए कहा, तो मैं तुम्हारे साथ आसान खेल करूंगा। पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। मुझे पकड़ लो और तुम पास हो जाओगे। जुओ फैन का चेहरा हल्का फड़क गया और सिर हिलाकर बोला, सॉवरेन, ये क्या ज्यादा आसान नहीं है?
क्या इसके पीछे बच्चों के खेल का कोई गहरा मतलब है? और क्या होगा जिससे तुम पास हो जाओ? ओह, बस पास होना। जुओ फैन को लगा उसने ज्यादा सोच लिया है। उसे डर था कि ये कोई नामुमकिन चीज होगी और वो फेल हो जाएगा, लेकिन अब तो ये बहुत आसान था और उसे कुछ मिलेगा भी नहीं। मैं भी न बड़ा चूजी हूं। चाइल्ड सॉवरेन ने उसे भांप लिया। क्यों? तुम्हें दर्द पसंद है? तो चलो वही खेल, पर इस बार मैं यकीन दिलाऊंगा कि तुम यहीं सड़ जाओ। जुओ फैन का दिल बैठ गया। 2 ट्रायल से गुजरने के बाद उसे पता था कि सॉवरेन्स के अजीब बर्ताव और रहस्यमयी अंदाज के पीछे वजह होती है। शायद खेल वही है। जुओ फैन ने गंभीरता से सिर हिलाया। कृपया मार्गदर्शन दे सीनियर। जुओ फैन तुरंत चाइल्ड सॉवरेन को पकड़ने के लिए झपटा। चाइल्ड सॉवरेन वहीं से गायब हो गया और पल भर में उसके पीछे आकर लकड़ी के घोड़े पर बैठ गया। अब भी लगता है आसान है जब तुम मुझे छू भी नहीं पा रहे हो। जुओ फैन भी चमका और चाइल्ड सॉवरेन के कंधे की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे पता था कि एक बंधे हुए सॉवरेन को भी इतनी आसानी से मैं नहीं हरा सकता। जुओ फैन की आवाज पीछे से आई। उसका दायां आंख सुनहरी आभा में चमक रहा था और उसका हाथ बच्चे से कुछ इंच दूर था। जुओ फैन को हल्की बेचैनी महसूस हुई और उसने कहा, बेशक अगर सॉवरेन कोई मिस्टिकल आर्ट इस्तेमाल करता तो मैं लाख साल में भी ऐसा नहीं कर पाता। रिवर्स साइकोलॉजी है क्या? चाइल्ड सॉवरेन की आंखें चमकी और वो मुस्कुराया। आराम से खेलते वक्त मैं नियम नहीं तोड़ता, हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम चालाक हो। हाँ हाँ हाँ। जुओ फैन ने उसे उस अजीब तरीके से झूलते लकड़ी के घोड़े पर देखा जैसे ही उसका हाथ बच्चे के कंधे को पकड़ने गया, लेकिन छू भी नहीं पाया। मैं इतनी दूरी पर भी इसे नहीं पकड़ पाया। जुओ फैन चौंक गया। चाइल्ड सॉवरेन उसी झूलते घोड़े पर बैठा खिलखिलाया। इस बार तो मैंने हिला भी नहीं और फिर भी तुम मुझे पकड़ नहीं पाए। हाँ हाँ हाँ। चाइल्ड सॉवरेन हंसते हुए पास के बिस्तर की ओर भागा। जुओ फैन का चेहरा गंभीर था। चाइल्ड सॉवरेन की हरकतें बड़ी अजीब थीं। ऐसा लग रहा था कि वो झूलते घोड़े का इस्तेमाल करके मुझसे बच रहा है। इतनी सटीकता और बारीकी सिर्फ एक सॉवरेन ही कर सकता है। वो अभी कमजोर है, लेकिन उसका अनुभव और सोच किसी को भी टक्कर दे सकते हैं। जुओ फैन की भौं हल्की कांपी और उसका दायां आंख सुनहरा चमका। फ्रीज। चाइल्ड सॉवरेन का इलाका ठोस बन गया और जुओ फैन फिर से उसके पास प्रकट हुआ उसे छूने के लिए, लेकिन चाइल्ड सॉवरेन फिर से गायब हो गया। इल्यूजन। जुओ फैन का दिल धड़क उठा। मैंने कोई स्किल इस्तेमाल नहीं की, मैं तो बस तुम्हारे हाथ बढ़ाने से पहले ही खिसक गया। चाइल्ड सॉवरेन की आवाज पीछे से आई। जुओ फैन ने उसे झूले पर देखा। वो अपने पैर हिला रहा था और मुस्कुरा रहा था। ये कितनी तेजी है! जुओ फैन हाफ उठा। वो बंधा हुआ होने के बावजूद मेरी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड से भी तेज चल सकता है। सॉवरेन वाकई अलग ही स्तर पर होते हैं। उनके पास ताकत ही नहीं बल्कि कई समझ और कौशल होते हैं जो बाकी से उनका फासला और बढ़ा देते हैं। जुओ फैन का मन लड़ने को बेताब हो गया। उसने डिवाइन आई ऑफ द वॉइड चमकाते हुए चाइल्ड सॉवरेन की तरफ झपटा। वो बार बार चमकते हुए हाथों से एक जाल बनाने लगा जिससे चाइल्ड सॉवरेन को घेर सके। बच्चे की परछाई धुएं की तरह बदलती, छोटी बड़ी होती और उस जाल से निकल जाती, उसके परेशान करने वाले ठहाके के साथ। पूरा खेल का मैदान 2 आकृतियों से भर गया। एक पीछा कर रहा था और दूसरा बच रहा था। जुओ फैन 4 घंटे तक नतीजा न आने के बाद हाँफ रहा था और चाइल्ड सॉवरेन अब भी झूले पर हंस रहा था। अरे थक गए बच्चा? देखो मुझे, मैं तो जरा भी नहीं हाँफ रहा। तुम सॉवरेन हो, ये कैसी तुलना है? ये तो बस पकड़म पकड़ाई है, लेकिन तुमने शुरू से ही चालें और चालाकी लगा रखी है। जाहिर है तुम थक जाओगे। दोस्त, क्या तुम जानते हो कि किसी चूहे को उसके बिल में पकड़ने के लिए सबसे अच्छा जानवर कौन है? जुओ फैन ने कहा, बिल्ली। बेवकूफ, खुद चूहा। चाइल्ड सॉवरेन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम बस मुझे पकड़ना चाहते हो, साथ खेलना नहीं। और जब तक तुम लय के साथ नहीं चलोगे, मुझे कैसे पकड़ पाओगे? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कहाँ और कैसे बच रहा हूं? जुओ फैन हल्का कांप गया। उसका दिमाग गूंज उठा। जुओ फैन ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें खोला तो उसकी नजर की तेजी गायब थी। चाइल्ड सॉवरेन ने सर हिलाया, फिर बोला, फिर से? जरूर। जुओ फैन मुस्कुराकर चिल्लाया और चाइल्ड सॉवरेन की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर भी वो उसे छू नहीं सका। मगर इस बार उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, बल्कि वो आराम से बार बार चाइल्ड सॉवरेन का पीछा करता रहा। कितनी बार उसने ये किया उसे गिनती भी याद नहीं रही। बस खेल में इतना खो गया कि उसे मजा आने लगा। जुओ फैन इधर उधर दौड़ता रहा। उसे लगने लगा कि चाइल्ड सॉवरेन अब उसके हाथ से बस जरा सा दूर है। इस बार उसका हाथ चाइल्ड सॉवरेन से चूक गया, लेकिन आदतन उसने बगल में हाथ बढ़ाया और सच में किसी को पकड़ लिया। जुओ फैन ने पीछे मुड़कर चाइल्ड सॉवरेन की मुस्कान देखी। क्या मैंने तुम्हें पकड़ लिया? कंग्रेचुलेशन, तुम पास हो गए। अब उसकी आवाज में बचपना नहीं था, चेहरा गंभीर था और वो सिर हिला रहा था। जुओ फैन ने पूछा, पास? तभी उसे समझ आया कि वो चाइल्ड सॉवरेन के खेल में इस कदर डूबा हुआ था कि भूल गया कि यह तीसरा ट्रायल पास करने के लिए था। तुमने नए तरीके को अपना लिया, अच्छा है। चाइल्ड सॉवरेन ने लंबी सांस ली। खेल अच्छा नहीं लगा क्या?
थोड़ी देर के लिए सारी चिंताएं भूल जाना अच्छा नहीं लगा क्या? जुओ फैन ने सिर हिलाया। चाइल्ड सॉवरेन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बच्चा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस हूं जिसने बहुत कम उम्र में अपना रास्ता पा लिया था। सबको लगता था कि मैं इंसानों का सबसे बड़ा सहारा और उम्मीद हूं, लेकिन बाकी 9 सॉवरेन से पूरे 1 लाख साल बाद मैं सॉवरेन बना। जानते हो क्यों? कृपया बताइए सीनियर, जुओ फैन ने झुककर कहा। चाइल्ड सॉवरेन ने जारी रखा, कम उम्र में सफलता पाना मतलब सबकी उम्मीदें और जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेना, लेकिन अनुभव ना होना। ज्ञान और सही मार्गदर्शन की कमी ने मेरी कल्टीवेशन को पीक सेंट पर रोक दिया। बाकी 9 आगे बढ़ गए, बस मैं पीछे रह गया। मैं उलझा, निराश हुआ, शिकायत की, आसमान से सवाल किया कि और क्या चाहता है। मैंने बड़े बड़े मास्टर से मिलकर बिना शर्म के गाइड मांगी, कठिनाइयों से गुजरा और आखिर समझा कि मुझे जीने की कमी थी। जीना? हाँ, जीना। चाइल्ड सॉवरेन बोला, जब हम जन्म लेते हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए होता, ना नाम, ना ताकत, बस आज़ादी और हल्कापन। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम दौलत और शोहरत चाहते हैं, ऊंचे सपनों के पीछे भागते हैं और अपने ऊपर बोझ लादते जाते हैं। मैं तो सबसे ऊपर था, इसलिए बोझ और भी ज्यादा था, शोहरत और फर्ज। इन सब ने मुझे सादा जीने की खुशी और दर्द से वंचित कर दिया। इसीलिए मैंने वो 100,000 साल बस जीते हुए बिताए। बच्चों के साथ खेला, बचपन जैसा जिया ताकि अपने अंदर की खाली जगह भर सकूं और सॉवरेन बन सकूं। मेरा रास्ता है सामान्य, अपनी जड़ों की तरफ लौटना। चाइल्ड सॉवरेन ने जुओ फैन के कंधे पर हाथ रखा। लड़के, कोई इंसान बोझ लेकर पैदा नहीं होता। जितनी चिंताएं हैं वो सब तुमने अपने रास्ते में खुद उठाई हैं, और अगर उठा सकते हो तो छोड़ना भी सीखो। अभी तक तुमने यही किया है ना? अपनी जड़ों पर लौटो, मासूम बच्चे की तरह। दुनिया को देखो और तुम मुझे पकड़ लोगे। मैं आपका कितना थैंक यू करूं सीनियर, जुओ फैन ने झुककर कहा। चाइल्ड सॉवरेन मुस्कुराया और 2 उंगलियां जुओ फैन के माथे पर रखीं। एक रंग बिरंगी रोशनी चमकी। ये तुम्हारा सबूत है कि तुम नेदर सॉवरेन की सीट ऑफ एनलाइटमेंट तक पहुंच सकोगे। वहां तुम्हारा और कठिन टेस्ट इंतजार कर रहा है। जुओ फैन कांप गया और दिल में ठंडक महसूस हुई जो उसे शांति दे रही थी। सॉवरेन, ये नेदर सॉवरेन की सीट ऑफ एनलाइटमेंट कहाँ है? जुओ फैन ने झुककर पूछा। चाइल्ड सॉवरेन मुस्कुराया और एक लकड़ी के घोड़े की तरफ इशारा किया। चढ़ जाओ, ये तुम्हें वहां ले जाएगा। जुओ फैन ने मुंह बनाया। सॉवरेन, क्या आपके पास कोई सामान्य चीज नहीं है? ये तो बस काफी चमकदार नहीं है क्या? मेरे पास एक लकड़ी का शेर भी है, उसमें शाही अंदाज है, अगर वो पसंद है तो। उसकी जरूरत नहीं है। जुओ फैन ने लंबी सांस ली। बात चमक की नहीं है, बस नेदर सॉवरेन से मिलने लकड़ी के खिलौने पर जाना थोड़ा अजीब है। इसमें अजीब क्या है? मैं तो हमेशा ऐसे ही जाता हूं। चाइल्ड सॉवरेन ने उसे घूरा। मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं सिखाया था क्या? क्या तुम अपने रास्ते पर पुराने दुनियावी भेदभाव पकड़कर जाना चाहते हो? अच्छा, अगर नहीं जाना तो घर जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगा। जुओ फैन ने जल्दी से रोका, चेहरे पर अजीब सा भाव लेकर लकड़ी के घोड़े पर बैठ गया। एक बड़े आदमी का बच्चों के घोड़े पर बैठना अजीब लग रहा था, फिर भी वो अपने अंदाज में स्टाइलिश दिख रहा था। चाइल्ड सॉवरेन हंस पड़ा। जुओ फैन ने सांस छोड़ी। सॉवरेन, आप वाकई बोर हो गए हैं, खेलों में मुझे उलझाकर मजा ले रहे हैं, लेकिन मैं सह सकता हूं क्योंकि मैं अपने सीनियर का सम्मान करता हूं। ये बात अपने तक ही रखो और अपनी थोड़ी सी इज्जत बचा लो। हा हा हा। उसने घोड़े के पीछे थपकी दी और वो तारे की तरह दौड़ पड़ा। जुओ फैन को पता भी नहीं चला और वो गायब हो गया। चाइल्ड सॉवरेन मुस्कुराया। अब नेदर सॉवरेन की बारी है। पुराने दोस्त, अब ये तुम्हारे हवाले है। आसमान फटने लगा। नेदर सी में हलचल मच गई। चाइल्ड सॉवरेन ने सांस छोड़ी। हेवनली सॉवरेन, तुम आ गए। चाइल्ड सॉवरेन गायब हो गया। वो आसमान में 3 और शख्स के साथ प्रकट हुआ। उन्होंने जल्दी में पूछा, कैसा रहा? क्या वो पास हुआ? क्या ये साफ नहीं है कि मैं यहां हूं? चाइल्ड सॉवरेन ने आसमान और फैलती दरारों को देखते हुए हाथ भींचे। कितनी देर चलेगा ये? तीनों ने सिर हिलाया। हेवनली सॉवरेन का डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का सेकंड स्टेज, वॉइड अनाइलेशन, रुकावटें तोड़ने के लिए बना है। अब बस एक सॉवरेन का रास्ता बचा है, नेदर सॉवरेन का नेदर सी से जुड़ना। मेरा मानना है कि यह ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक टिकेगा। यानी इस थोड़े समय में नेदर सॉवरेन को अपना लाइफ एंड डेथ पाथ पास करना होगा, वरना सब बेकार। चाइल्ड सॉवरेन ने कहा। आसमान में काले बादल छा गए, लेकिन उनके बीच एक हल्की सी रोशनी तेजी से निकल रही थी। ये लकड़ी का घोड़ा इतना तेज कैसे है? तेज हवाओं ने सफर को मुश्किल बना दिया। जुओ फैन उस खिलौने की रफ्तार से हैरान था। चंद पलों में वो एक वीरान पहाड़ पर पहुंच गया, जहां 3 मीटर के काले पत्थरों से बना एक मंच था। मंच के बीच में एक लकड़ी का क्रॉस था, जिस पर बंधी एक जानी पहचानी शक्ल छूटने की कोशिश कर रही थी। चिंग चंग छू चिंगचेंग चौकी और खुश होकर बोली, जुओ फैन। जुओ फैन को लकड़ी के घोड़े पर देख वो ठिठक गई। अरे ये अजीब सवारी कहाँ से मिली तुम्हें? फिर वो संभल गई। जुओ फैन, मेरी मदद करो, मैं आ रहा हूं। जुओ फैन घोड़े से कूद पड़ा, लेकिन जमीन छूते ही जम गया। नीचे से उठता धूसर धुआं उसके पैरों को पकड़ने लगा। अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम आए।
जुओ फैन ने काला थंडर फ्लेम छोड़ा जिसने उस धुएं को जलाकर कराहने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन है जो मेरी सीट ऑफ एनलाइटमेंट में उथल पुथल मचा रहा है? जैसे ही ठंडी डरावनी हवा चली, आसमान से धूसर धुंध गिरने लगी जो बदलकर एक काले और बूढ़े चेहरे में तब्दील हो गई जो खून की प्यास से दोनों को घूर रहा था। मेरी सीट ऑफ एनलाइटमेंट? छू किंगचेंग हैरान हुए। क्या इसका मतलब ये कि वो? जुओ फैन ने झुककर प्रणाम किया। ग्रीटिंग्स नेदर सॉवरेन। सच में नेदर सॉवरेन है? क्या वो मर नहीं गया था? छू किंगचेंग हैरान थी। फिर सब लोग उसकी सीट ऑफ एनलाइटमेंट के लिए क्यों लड़ रहे हैं? मालिक से चोरी करने की कोशिश में तो बस अपनी मौत बुला रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन लालची बेवकूफ़ों के दिमाग में क्या चल रहा है। कहा जाता था कि 10 एंशिएंट सॉवरेन्स गिर चुके हैं और अगर उनकी सीट ऑफ एनलाइटमेंट मिल जाए तो उनका वारिस बनकर सॉवरेन बना जा सकता है। अगर वो आदमी अभी जिंदा है और तुम उसकी चीज़ें चुराने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें मरने की बड़ी जल्दी है। नेदर सॉवरेन ने इधर देखा और हंसते हुए कहा, मैं नेदर सॉवरेन हूँ, जीवन और डेथ पर राज करता हूँ। मौत मुझे नहीं रोक सकती। जब मेरी नेदर सी खोई हुई आत्माओं को संभाल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? छू किंगचेंग ने सिर हिलाया। हाँ, नेदर सॉवरेन तो सभी खोई आत्माओं का पेट्रियार्क है। जब नेदर सी उन्हें रख सकती है तो उसे भी रख सकती है। जो लोग बाहर हैं वे तो बिल्कुल नादान हैं जो नेदर सॉवरेन की चीज़ों के पीछे पड़े हैं। लेकिन हम यहाँ लेने नहीं आए थे, बस गलती से फंस गए। किस्मत भी कैसी बेरहम है। सीनियर नेदर सॉवरेन, हम यहाँ गलती से आ गए हैं और बस अपनी दुनिया में लौटना चाहते हैं, कुछ लेना नहीं चाहते। आशा है आप हमें माफ़ करेंगे। जुओ फैन ने झुककर कहा, आपकी शर्तों के अनुसार मैंने 3 ट्रायल्स पास कर लिए हैं, कृपया हमें जाने दें। छू किंगचेंग ने सिर हिलाया। नेदर सॉवरेन ने हंसते हुए कहा, ट्रायल्स? हाँ, मैंने ये इसलिए रखे थे कि पास करने वाला मुझसे मिल सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जान लेकर भी जाएगा। मौका पाना और पक्का होना अलग चीज़ें हैं। सब मेरे मूड पर है। ओ सीनियर नेदर सॉवरेन, क्या आप अभी खुश हैं? कुछ भी नहीं, जुओ फैन और छू किंगचेंग ने पूछा। नेदर सॉवरेन ने तिरस्कार से कहा, तुम चाहते हो मैं मुस्कुराऊं जब कुछ बच्चे अंदर घुसकर मेरा ध्यान भंग कर दे? ऊपर से धमाके की आवाज़ आई और नेदर सॉवरेन का चेहरा गंभीर हो गया। फिर भी मैं तुम पर ज्यादा सख्त नहीं होऊंगा और तुम्हें एक विकल्प दूंगा। तुम में से एक रहेगा और एक वापस जा सकता है। फैसला तुम करो। मैं रुकूंगा, दोनों ने एक साथ कहा। नेदर सॉवरेन जोर से हंसा। हा हा हा, कितना जल्दी फैसला कर लिया। क्या मैं ज्यादा आसान हो गया? तो ये लो एक और। सीनियर, आप एक मशहूर सॉवरेन हैं, आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? छू किंगचेंग तन गई और जुओ फैन को देखते हुए बोली, चूंकि आप किसी को जाने दे रहे हैं तो उसे जाने दें। मैं लॉस्ट सोल बन जाऊंगी। जुओ फैन चुप रहा क्योंकि वो जानता था कि यह मसला सीधा भी है और उलझा हुआ भी। दोनों में से कोई नहीं चाहता था कि दूसरा लॉस्ट सोल बने। नेदर सॉवरेन ने यह सवाल इसलिए रखा था क्योंकि उसके पास पहले से हल था। नेदर सॉवरेन मुस्कुराया। मैंने कहा था कि तुम्हारे पास जिंदा जाने का मौका है। चूंकि तुमने इसे नहीं चुना तो मैं मदद करता हूं। नेदर सॉवरेन की आंखों से 2 धूसर किरणें निकलीं जिन्होंने हवा में एक बड़ा छेद बना दिया। उसके पार से चीत्कार और धमाके सुनाई दिए। दोनों ने देखा कि उनके परिचित लोग भाग रहे हैं जिनका पीछा नेदर सी की आत्माएं कर रही थीं। हे शाओफिंग और जाओ चेन भी उन आत्माओं से घिरे हुए थे। बाली यूयू भी वहां थी। ये यहाँ क्या कर रही है? जुओ फैन चिंतित हुआ। नेदर सॉवरेन ने उनकी ओर देखा। तुम्हारा दुश्मन और तुम्हारा दोस्त वहां है। अब चूंकि सिर्फ एक जी सकता है, तुम किसे चुनोगे? जुओ फैन चुप हो गया। अपने और छू किंगचेंग के बीच वो बिना सोचे किंगचेंग को चुनता। उसकी अपनी जान उसकी थी और फर्क नहीं पड़ता था, बस वो साफ ज़मीर से मर सके। लेकिन बाली यूयू के अचानक आने से मामला कठिन हो गया। उसके कारण मरना उसे अपराध बोध देता। जुओ फैन कभी किसी पर उधार नहीं छोड़ता था और ये चुनाव और मुश्किल कर देता था। जाओ। नेदर सॉवरेन हंस पड़ा और फूंक मारकर उन्हें लॉस्ट सोल्स के समुद्र में भेज दिया। ही शाओफिंग ने एक बूढ़े आदमी की हथेली का सामना अपनी हथेली से किया जिससे वो पीछे हट गया और उसका खून खौल उठा, जबकि वो सोल ही था। धत, यहाँ सेंट सोल्स भी हैं। नेदर सी वाकई मुश्किल है। ओ किंगचेंग, तुम यहाँ हो। तुमने इन्हें ढूंढ लिया? जाओ चन ने एक सोल को पीटा और खुशी से कहा, स्टुअर्ट जुओ, तुम कहाँ चले गए थे? हम कितना भी ढूंढे तुम्हें पा नहीं सके। तुम ठीक हो ना? जुओ फैन ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या ये 3 ट्रायल्स पार नहीं कर पाए, या फिर क्या वो सिर्फ मेरे लिए थे? क्या हर किसी को सॉवरेन का मार्गदर्शन पाने का मौका नहीं होता? एक साया आया और जुओ फैन की पीठ पर वार किया, लेकिन तभी एक लात ने उसे उड़ा दिया और बाली यूयू उसके पास आकर बोली, जुओ फैन, तुम ठीक हो? यूयू, क्या किसी ने तुम्हें 3 ट्रायल्स के बारे में बताया? कौन से ट्रायल्स? जैसे ही हम अंदर आए, लॉस्ट सोल्स ने हमें दौड़ाना शुरू कर दिया। एक शब्द तक कहने की कोशिश नहीं की। मैंने तो सोचा ये बोल ही नहीं सकते। क्यों? ओह, कुछ नहीं। जुओ फैन गंभीर हो गया और पक्का हो गया कि ये टेस्ट्स खास उसी के लिए रखे गए थे और नेदर सी तक पहुंचने का एकमात्र तरीका सॉवरेन यून के ग्लोब से था।
फिर सॉवरेन्स के 3 टेस्ट्स। क्या ये सब जानबूझकर था? लेकिन क्यों? मैं तो पहले एक साधारण डिमोनिक एम्परर था। क्या सिर्फ इसलिए कि मुझे 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स मिल गई? जुओ फैन उलझन में था। जुओ फैन चौंक कर बोला, चिंग चेंग। छू किंगचेंग अब भी क्रॉस पर बंधी थी, हिल भी नहीं पा रही थी, जबकि आत्माएं चिल्लाते हुए पास आ रही थीं। चिंगचेंग? यह शाओ फेंग ने भी पुकारा, लेकिन भीतर ही भीतर खुश हुआ। वाह, मुसीबत में फंसी एक नाजुक लड़की जिसे हीरो की जरूरत है। मुझे नहीं पता वो वहां कैसे पहुंची या यहां कैसे आई, लेकिन बस मुझे बचाना है और उसका दिल मेरा साथ में। ही शाओफेंग छू चिंगचेंग की ओर भागा, चांदी की चमक के साथ। एक विशाल आकृति जिसकी पीठ पर 8 तलवारें थीं, लगभग 1000 मीटर ऊंची प्रकट हुई। सेंट की खास शक्ति, सीक्रेट बॉडी। धत आत्माओं, किंगचेंग को छोड़ दो। उस विशाल आकृति ने 2 तलवारें निकाली और वार किया। गति और ताकत से बवंडर उठे और अपने रास्ते में सब मिटा दिए। हे शाओफेंग की आकृति राजा की तरह खड़ी थी। वो गर्व और घमंड से सबको देख रहा था। लो किंगचेंग, अब तो मैं कमाल लग रहा हूं। लेकिन उसका ये घमंड ज्यादा देर न टिक सका, क्योंकि अगला धमाका उससे भी बड़े मुक्के का था, जिसने उसकी आकृति को हवा में उड़ा दिया। वो जोर से जमीन पर गिरा और उसका सीक्रेट बॉडी टूट गया। ही शाओफेंग का पूरा शरीर दर्द से करा उठा और चेहरा पीला पड़ गया। ये किसने किया? धत, ये तो सच में हर्ट हुआ। ही शाओफेंग ने सांसें संभालते हुए ऊपर देखा। पीक सेंट? नेदर सी में पीक सेंट भी है, वो भी मरा हुआ। उसके सामने एक और विशाल आकृति थी, जिसका काला चेहरा तिरस्कार से भरा था। नादान लड़के, महान एंशिएंट युद्ध में तो सॉवरेन्स भी गिरे थे, फिर कोई घटिया पीक सेंट क्या चीज है? तुम मेरी आंखों में कूदने की हिम्मत रखते हो, मूर्ख सेकेंड लेयर सेंट। ही शाओफेंग का दिल बैठ गया। नेदर सी तो नेदर सॉवरेन का इलाका है, यहां डरावने सोल्स होना लाजिमी है। सेंट, अब हम क्या करें? जाओ चेन उस दुश्मन के सामने घबरा गया जिसे रोक पाना नामुमकिन था, और जल्दी से हे शाओफेंग के पास आ गया। चूंकि तुम सेंट हो तो ये संभालना तुम्हारा ही काम है ना? वैसे भी वो मर चुका है और तुम जिंदा हो। हे शाओफेंग का चेहरा तन गया। दिल में हलचल मच गई, लेकिन कुछ कर पाने की हालत में नहीं था। वो सेक्रेड माउंटेन का यंग मास्टर था, जिसकी कल्टीवेशन इतनी ऊंची थी कि बाहर किसी भी बेवकूफ को वो आसानी से खेल सकता था और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन यहां उसकी मुट्ठी कमजोर थी और सिर उठाने की भी ताकत नहीं थी। एक और धमाका हुआ जब सेंट की मुट्ठी फिर से आई। बिजली चमकी, जगह जगह आसमान फटने लगा और एक छेद से गर्माहट आ रही थी। ये तो यांग एनर्जी है। हे शाओफेंग चिल्लाया, वही बाहर निकलने का रास्ता है, जल्दी निकलो। सही कहा तुमने, क्योंकि चाहे नेदर सी कितनी भी जहन्नुम जैसी हो, उसमें उम्मीद की एक किरण हमेशा रहती है। उस काले आदमी ने एक प्याला निकाला जिसमें बांस की लकड़ियां थीं और जमीन पर फेंक दिया। ये हैं लाइफ एंड डेथ ओमेन, जिनमें 1000 में सिर्फ 10 पर ही लाइफ लिखी है। जीते तो निकल जाओ, हारे तो हमेशा के लिए यहीं रहो। सबके चेहरे पर गंभीरता आ गई। इतने ताकतवर पीक सेंट के सामने जबरदस्ती निकलना मुमकिन नहीं था। बस एक ही रास्ता था, उसके बनाए नियम मानो, लकड़ियां खींचो और उम्मीद करो कि जिंदगी वाला लकड़ी हाथ लगे। किसी को भी ये संभावना रत्ती भर भी भरोसेमंद नहीं लगी। मैं पहले जाऊंगा। जुओ फान आगे बढ़ा। बाकी सबके लिए ये मौत और जिंदगी का सवाल था, लेकिन वो इसके पीछे की वजह समझने की कोशिश कर रहा था। चूंकि ये सोवरेन्स ने बनाया है तो मुझे तो कुछ नहीं होगा। बिना किसी परवाह के जुओ फान ने एक लकड़ी उठा ली। बाकी सब उसके हौसले को देखकर तन गए और कुछ शुक्रगुजार भी हुए। यहां तक कि जाओ चेन भी उसकी तारीफ करने लगा। स्टुअर्ट जुओ वाकई सबसे अलग है, अफसोस कि उसकी कल्टीवेशन इतनी कम है, वरना बाकी सब में तो वो कमाल है। हर कोई मौत के डर में इस तरह खड़ा नहीं रह सकता। उन्हें ये नहीं पता था कि खेल पहले से तय था और उसे मालूम था। उसने जो लकड़ी उठाई उस पर लाल रंग में लाइफ लिखा था। अच्छा संकेत है। जाओ, चेन हंस पड़ा। 1000 में 1% चांस और उसने लाइफ उठा ली। स्टुअर्ट जुओ की किस्मत तो किस्मत से भी आगे है। हा। किस्मत नहीं, ये तो पूरी तबाही है। हे शाओफेंग ने थूका, लाइफ उठने का मतलब है कि अब हमारी संभावना और कम हो गई मूर्ख। जाओ, चेन चुप रह गया। कोई भी अपनी किस्मत आजमाने आगे नहीं बढ़ा। आखिर में बाली यूयू ने लकड़ी उठाई। पतली लकड़ी पर काले रंग में डेथ लिखा था। बाली यूयू ने जुओ फान की ओर देखा। बाकी सब तन गए। लाइफ तो सौभाग्य है और डेथ तो सामान्य, लेकिन क्या ऐसा सौभाग्य मुझ पर भी बरसेगा? बाकी तुम लोग क्या इंतजार कर रहे हो? पीक सेंट गर्जा, मतलब तुम मान गए कि यहीं नेदर सी में हमेशा के लिए रहना चाहते हो? हे शाओफेंग ने जाओ चेन को घूरा और डांटा, जा, लकड़ी उठा। चूंकि क्रम बदलने से कुछ नहीं होता, जाओ चेन ने कांपते हाथ से लकड़ी उठाई। उस पर लाइफ लिखा था। जाओ चेन खुश होकर हंसा। हे शाओफेंग का चेहरा तन गया। धत, मैं ही क्यों नहीं गया? हे शाओफेंग ने कांपते हाथ से बढ़ाया, लेकिन फिर सोचा और चू चिंगचेंग की तरफ इशारा किया। रुको, उसका क्या? वो तो बंधी हुई है, लकड़ी कैसे उठाएगी? वो तो मुसीबत खड़ी करने की वजह से बांधी गई है। अब उसके लिए कोई और लकड़ी उठाएगा।
उसकी किस्मत या तो जीना होगी या फिर उसकी सोल यहीं खत्म कर दी जाएगी ताकि वो नेदरसी में भी भटक न सके। सबने सांस खींच ली। उसने क्या किया जो इतनी बेरहम सजा मिली? जुओ फान सब समझ गया लेकिन कुछ नहीं बोला। हे शियाओफेंग की आंखें चमकी और उसने लकड़ी उठाई। उस पर डेथ लिखा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पीक सेंट हंसा। सड़े हुए कमीने ने नेदरसी में कितनी सोल्स को मारा है। तुझे भी बांधकर मेरे ही हाथों से मरना चाहिए था। अब चूंकि डेथ उठाई है तो तू मरा ही समझ। उसकी हथेली बिजली सी चली। रुको! हे शियाओफेंग चिल्लाया। हथेली थम गई। आखिरी इच्छा? वो लकड़ी मेरे लिए नहीं थी, उसके लिए थी। उसने चू चिंगचिंग की ओर इशारा किया। चू चिंगचिंग ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने उसे नहीं कहा ये लकड़ी मेरे लिए उठाने को। ये लकड़ी उसी की है। हाँ, तू उसके लिए क्यों उठाएगा? क्योंकि वो मेरी मंगेतर है। उसके बारे में हर फैसला मैं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं, मैं तेरी मंगेतर नहीं हूं। चू चिंगचिंग ने जुओ फान की तरफ देखा। हे शियाओफेंग ने गर्व से कहा, मेरा सेक्रेट माउंटेन तुम्हारे मास्टर का समर्थन करता है और वो हमारी मानती है। तू हमेशा से मेरी ही होने वाली बीवी थी। तेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे कारण है। तू अपने मास्टर से जाकर पूछ सकती है। ये मुमकिन ही नहीं। चू चिंगचिंग ने गुस्से में सिर हिलाया। तू बस मरने से डर रहा है और बकवास कर रहा है। नहीं, वो सच कह रहा है। पीक सेंट की गूंजती आवाज आई। तुम सब अपनी सोल्स के साथ नेदरसी में आए हो और यिन शरीर बनाए हैं। मतलब तुम्हारी सोल्स की ऊर्जा नेदरसी की नजर में है। तुम जो भी झूठ बोलोगे वो तुम्हारे यिन शरीर पर दिख जाएगा। और चूंकि उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, ये साबित करता है कि ये सच है। चू चिंगचिंग कांप गई और सिर झुका लिया। कैसे मास्टर? जुओ फान सोच में पड़ गया। उन्हें उसके अंदर के सोवरिन पाथ के बारे में पता है और अब वो उसे चाहते हैं। तो क्या अब मैं उसके लिए चुन सकता हूं? चू चिंगचिंग के टूटे चेहरे को नजरअंदाज करते हुए हे शियाओफिंग ने पक्की कर ली और मुस्कुराया। उसने अपनी जान कुछ और पल के लिए बढ़ा ली थी। तो उसने लकड़ी उठाई, इस बार बड़ी सावधानी से। बीच से चुनकर उसने लाल शब्द वाली लाइफ की लकड़ी उठाई और हंस पड़ा। लाइफ मिल गई। अब मैं लौट सकता हूं। हा हा हा। तुम 3 लौट सकते हो लेकिन औरतें यहीं रहेंगी, पीक सेंट ने कहा। या फिर तुम अपनी लकड़ी किसी और को दे सकते हो अगर चाहो तो। कौन बेवकूफ डेथ लेकर लाइफ छोड़ेगा? ये तो बेकार की बात है। जाओ, चेन ने हंसकर कहा। लेकिन उसने हे शियाओफेंग की वॉशी मुस्कान देखी। तू क्या करने वाला है? कुछ नहीं, बस चाहता हूं कि लाइफ किंगचिंग को दे दूं। क्योंकि वो मेरी मंगेतर है तो उसे बचाना मेरा फर्ज है। अब परवाह है तुझे? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तूने उसे इस्तेमाल किया था। जाओ। चेन का चेहरा तन गया। उसने मन ही मन गाली दी। फिर जुओ फान की तरफ देखा। सेंट, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो जब उसके पास भी एक है? हे शियाओफेंग की आंखें चमकी और उसने जुओ फान पर घूरते हुए एक खतरनाक मुस्कान दी। पीक सेंट ने बीच में कहा, एक बार चुनने के बाद सिर्फ वही 2 लोग सौदा कर सकते हैं। मतलब लाइफ चुनने वाला और डेथ चुनने वाला दोनों राजी हों तभी अदला बदली होगी। लाइफ वाला तो जाहिर है कि चाहेगा, लेकिन डेथ वाला क्यों मना करेगा? जाओ, चेन ने पूछा। तुम जैसे गवार जिंदगी और मौत नहीं समझ सकते। भूल गए क्या? नेदरसी तुम्हारी सोल्स को देख रही है। तुम्हारे असली इरादे चाहे जो हों वो सब पर खुल जाएंगे। यही वजह है कि नेदरसी जोर देती है कि सोल्स के साथ आओ। ये जैसे खुद को पूरी तरह खोल देना और अपना हर पहलू दिखा देना है। हे शियाओफेंग ने लंबी सांस छोड़ी और कहा, जुओ फान, क्या तू हमेशा किंगचिंग को पसंद नहीं करता था? तो उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। नहीं, मैंने अपना मन बदल लिया। जुओ फान मुस्कुराया और बाली यूयू की ओर देखा। मैं अपनी लाइफ यूयू को देना चाहता हूं। अब इसको क्या हो गया बहन का बरबा? सब लोग हैरान थे, यहां तक कि बाली यूयू भी जुओ फैन के इस फैसले पर। क्या उसे हमेशा छू किंगचिंग से प्यार नहीं था? फिर क्यों? जुओ फैन बाली यूयू के पास आया और हल्की सांस लेते हुए उसे जीवन की छड़ी पकड़ा दी। कहा, तुम्हें मेरी वजह से नरक में रुकने की कोई जरूरत नहीं है, वापस जाओ। तुम मुझे जीवन इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम मुझ पर कुछ उधार रखते हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसे देख रही थीं। जुओ फैन ने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा इरादा शायद पहले था, लेकिन अब मैं सच में चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो, बस क्योंकि दिल ने यही चुना है। बाली यूयू ने उस पीक सेंट की तरफ सवालिया नजरों से देखा। वो सच्चा है, सेंट ने फैसला सुनाया। बाली यूयू ने होंठ दबाए और अपने हाथ में मौत की छड़ी थामे छू किंगचेंग को देखते हुए कहा, मैं समझती हूं तुम क्या सोच रहे हो। भले ही तुम मरना चाहो, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगी। दोनों के दिल मान गए। सौदा पूरा हुआ, सेंट ने कहा। जुओ फैन मुस्कुराया और बाली यूयू के कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी मौत की छड़ी ले ली और छू किंगचेंग की तरफ चल पड़ा। बाली यूयू की आंखों में आंसू आ गए। ही शाओफेंग उलझन में था। इनके बीच क्या हो रहा है? उसने मौत की छड़ी को अपनी जिंदगी से ज्यादा क्यों चाहा? तुम जैसे लालची लोग कभी जीवन और मौत को नहीं समझ सकते, पीक सेंट ने तिरस्कार से कहा। फिर वो झट से छू किंगचेंग और जुओ फैन के पास पहुंचा। उसका बड़ा सा हाथ उनके ऊपर मंडरा रहा था। तुमने मौत चुनी है तो ये हाथ तुम्हें मिटा देगा। जुओ फैन ने शांत चेहरे से छू चिंगचेंग को गले लगाया। क्या तुम्हें अफसोस होगा कि हम मर रहे हैं?
जब जीवन और मृत्यु हमें अलग नहीं कर सकती तो अफसोस की कोई बात नहीं, छू किंगचेंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर हल्की सांस ली। बस इतना ख्याल आता है कि मुझे ये भी नहीं पता मैं कहाँ से आई हूँ। मैंने किसी से इसके बारे में पता करवाया है। अगर हम बच गए तो जल्द ही जान जाएंगे। जब मौत का डर नहीं तो बाकी किसी चीज की परवाह नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, छू किंगचेंग ने धीमे से कहा। वो विशाल हथेली नीचे गिरी और दोनों एक तेज इनक्रेडिबल लाइट में गायब हो गए, मर गए। सबने उन्हें गायब होते देखा। फिर जाओ चेन ने कंधे उचकाए। मैं नेदरसी आया और मुझे कुछ नहीं मिला, उल्टा अपना जीनियस सहायक खो बैठा। हे शाओफेंग ने मुट्ठियां भींच लीं। मेरा तो तुमसे भी बुरा हाल है। क्या तुम्हें अंदाजा है छू किंगचेंग की कितनी कीमत थी? सेक्रेड माउंटेन्स के प्राचीन और बिखरे हुए रिकॉर्ड कहते हैं कि वो एक सॉवरेन बन सकती थी। ये नेदर सी में उसकी मौत होना पूरी तरह नुकसान है। मुझे उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मैंने सोचा था कि वो सॉवरेन के डोमेन की तलाश में मदद कर सकती है, लेकिन हे शाओफेंग ने बाजू झटकते हुए वहां से निकल गया। बाली यूयू ने दोनों को गायब होते देखा और हल्की कड़वी मुस्कान दी। तभी पीक सैंट ने पुकारा, रुकना। क्या बात है? बाली यूयू ने भौहें चढ़ाईं। डाओ उतर रहा है और अंत का समय करीब है। अकेली उम्मीद जुओ फैन है। तुम्हारा उसके लिए सच्चा भाव देखकर मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। नेदर सॉवरेन पूछना चाहता है, क्या तुम उसकी मदद करोगी? वो अभी भी जिंदा है। बाली यूयू खुशी से उछल पड़ी। जुओ फैन और छू किंगचेंग फिर से पत्थर के मंच पर प्रकट हुए। नेदर सॉवरेन ने जोड़े की तरफ देखते हुए सिर हिलाया। जिंदा लोग मौत से डरते हैं, लेकिन ये बस उन चीजों का अफसोस है जो उन्हें छोड़नी पड़ती हैं, जो वे कर नहीं पाए। सब छोड़ देने पर जीवन और मृत्यु का कोई मतलब नहीं रहता। जुओ फैन, तुमने आखिरी परीक्षा पास कर ली। थैंक यू सॉवरेन, आपकी सीख के लिए। जुओ फैन ने झुककर कहा, बस क्या आपको डर नहीं था कि मैं ये मान रहा था कि आप मुझे मारेंगे नहीं? नेदर सॉवरेन ने भौं उठाई। तुम्हें मार दूं? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था? 3 गार्डियन को छोड़कर बाकी परीक्षक तुम्हारे दिल के जुओ यिफान और वो पीक सेंट थे। इन दोनों ने कभी तुम पर नरमी नहीं दिखाई। अगर तुमने टिरानिकल पाथ को नहीं पकड़ा होता तो पहली परीक्षा पास ही नहीं कर पाते। तुमने उसकी फिस्ट इंटेंट को लिया और भले तुम्हें महसूस न हो, तुम्हारा शरीर बुरी तरह टूट चुका है। एक और वार से तुम्हारा शरीर बिखर कर नेदर सी में हमेशा के लिए रह जाता। जुओ फैन सदमे से कांप उठा। दूसरी परीक्षा में अगर जुओ यिफान जीत जाता तो तुम अब वाले तुम नहीं रहते। तुम्हारा दिल सेक्रेट डोमेन के डिमोनिक एम्परर वाले समय में लौट जाता और मॉर्टल डोमेन के 100 साल का अनुभव मिट जाता। नेदर सॉवरेन ने आगे कहा, तीसरी परीक्षा क्या सच में बस चाइल्ड सॉवरेन के साथ खेल थी? तुम्हारे स्पिरिट किंग सोल पावर के साथ? क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा कि 4 घंटे लगातार दौड़ने के बाद भी तुम खड़े थे? ये परीक्षा तुम्हारे मन पर जोर डाल रही थी। अगर तुम रास्ता न समझते तो तुम्हारी स्पिरिट खत्म होकर मौत हो जाती। जुओ फैन का दिल जम गया। उसने हमेशा सोचा था कि वे बस अलग तरीके से सिखा रहे थे, पर भीतर छिपा घातक खतरा समझ नहीं पाया। नेदर सॉवरेन ने ताना मारा, तीनों परीक्षाएं और 5 परीक्षक, सबने तुम्हें अपना रास्ता सिखाया, लेकिन साथ ही तुम्हें मारने के लिए भी तैयार थे। दुनिया में कुछ मुफ्त नहीं होता। जितना बड़ा खतरा उतना बड़ा इनाम, और इनाम हमेशा कीमत के बराबर होता है। वे तुम्हें अपना रास्ता देने में ईमानदार थे। इसका मतलब था बिल्कुल भी रोकना नहीं, चाहे इससे सब कुछ खत्म हो जाए। सच्चे दिल से सिखाने का मतलब है अपनी पूरी ताकत लगा देना ताकि तुम समझ सको। जैसे वो आखिरी हथेली, उसने तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे दिल को मारा। अगर तुमने सब चिंताएं ना छोड़ी होती, यहाँ तक कि किसी किस्मत के सहारे का विश्वास भी नहीं किया होता, तो वो हथेली तुम्हारी आत्मा को चकनाचूर कर देती। इसका मिस छू से कोई लेना देना नहीं था। ये सब तुम्हारे बारे में था। हा। जुओ फैन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो मौत के कितने करीब था। सॉवरेन लोग बहुत खेले थे, अपनी मुस्कान के पीछे मौत छिपाकर मुझे उलझाते रहे। नेदर सॉवरेन मुस्कुराया। गड़गड़ाहट। आसमान जोर से हिलने लगा। आवाज कानों में टकराई। नेदर सॉवरेन गंभीर हो गया और जल्दी से बोला, जुओ फैन, जब तुम वापस जाओ तो मेरे जीवन और मृत्यु के रास्ते को और बाकी 3 रास्तों को समझने पर ध्यान देना। अंत समय को रोकना अब सब तुम्हारे हाथ में है। अंत का समय? जुओ फैन चौंक गया, लेकिन तभी नेदर सॉवरेन से एक रंगीन चमक उसमें समा गई। अंधकारमय आकाश टूट गया और ऊपर से सुनहरी किरणें चमकने लगीं। नेदर सॉवरेन गर्जा, जाओ। दोनों उड़ते हुए नजर से ओझल हो गए। नेदर सॉवरेन ने ऊपर सुनहरी रोशनी की तरफ देखा और सीटी बजाई। बाकी परीक्षक आ गए। सबके चेहरे गंभीर थे। हेवनली सॉवरेन, इतने सालों बाद भी तुम यहाँ घुसने में सफल हो गए। हा। तुमने ही तो ये चाहा था। आसमान में सुनहरे घेरे बनते गए और उनके बीच ह्यूमंगस आंख प्रकट हुई, जिसके बीच में 12 सुनहरे घेरे थे। तुम्हारे 4 सॉवरेन पाथ्स मुझे रोक रहे थे, तो यहाँ घुस पाना असंभव था। लेकिन तुमने खुद को बर्बाद कर लिया और सब मुझ पर सौंप दिए। बर्बाद? पहला गार्डियन हंस पड़ा। हम तो युगों पहले मर चुके हैं। यहाँ सब बस अपनी राह से बंधी आत्माएं हैं। इसमें बर्बाद होना कैसा? वो ह्यूमंगस आंख उसकी तरफ मुड़ी। टायरेंट सॉवरेन, शैडो सॉवरेन, चाइल्ड सॉवरेन, नेदर सॉवरेन और रीबर्थ सॉवरेन, तुम जानते हो कि तुम सब बंधी आत्माएं हो, तो मुझसे क्यों लड़ते हो? मैं ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के डाव के लिए। लेकिन तुम्हारा रास्ता डरावना है।
बूढ़े मछुआरे ने कहा, दुनिया यिन और यांग की है। इसमें अच्छाई और बुराई दोनों को अपनी सीमाओं में रहने का हक है। सभी जीवों को जीने का अधिकार है। हेवनली सॉवरेन ने ताना मारा। डाओ हर चीज की नींव है, लेकिन जैसे ही डेमोनिक पाथ आया, इसे कपड़े की तरह फेंक दिया गया। दुनिया दूषित हो गई। अब डाओ की परवाह नहीं रही। डरावनी चीज है इंसान के भीतर के डीमंस। हेवनली सॉवरेन होने के नाते मैं हेवन की जगह लेकर डाओ को लागू करूंगा, सभी डीमंस को मिटाकर। क्योंकि तुम सब डेमोनिक पाथ से पैदा हुए हो और मेरे रास्ते के विपरीत हो, इसलिए तुम्हें हटाना जरूरी है। हम डेमोनिक कल्टिवेटर्स नहीं, बल्कि लोग हैं जो डाओ के साथ तालमेल में हैं, नेदर सॉवरेन ने कहा। हम इंसानों में अच्छाई तलाशते हैं, जबकि तुम सही और गलत देख ही नहीं सकते। जाहिर है हम अलग रास्ते चलते हैं। हम सच में अलग रास्तों के आदमी हैं। तुम डेमोनिक पाथ का इस्तेमाल कर 10 पाथ्स को मिलाना चाहते हो ताकि मेरे हेवनली पाथ से लड़ सको, लेकिन तुम्हारी सारी उम्मीदें व्यर्थ होंगी। तुम्हारी योजना बिखर जाएगी। पाथ्स को मिलाने वाला मैं होऊंगा, न कि वो जिस पर तुम भरोसा करते हो। हेवनली सॉवरेन ने ताना मारा। हमेशा के लिए अलविदा पुराने दोस्तों, सफाया करो। वो ह्यूमंगस आंख 11 सुनहरी घेरों में चमकी और रोशनी की एक लहर छोड़ी। नेदर सी वहीं के वहीं गायब हो गया। नेदर सॉवरेन का चेहरा शांत रहा। हेवनली सॉवरेन, तुम असफल रहोगे, हमारे पाथ्स गवाह बनेंगे। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।